जय हिंद दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पे निकलता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही जहाज है जो कुछ दिन पहले 5 अरबपतियों को ले डूबा है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा होता है और इस शिप में हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। इस जहाज की कमांड संभाले हुए 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। आखिर ना ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, 269 मीटर लंबाई में और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई में। बल्कि जो इसमें लग्जरी इस्तेमाल की गई है इस जहाज को बनाने में, वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में इस जहाज को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन से भी ज्यादा, जो कि आज के जमाने में $400 मिलियन के बराबर होता है। शिप की फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देती। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वॉश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था इस टाइटैनिक जहाज को बनाने में, जिसे कभी न डूबने वाली शिप माना जाता था, क्योंकि ये जहाज इतनी सेफ है। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम है जो इस टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस जहाज को लेकर, जो कि उन्होंने पब्लिक के सामने सीधे आकर कहा था कि ये जहाज कभी भी नहीं डूब सकता है। लेकिन अपने पहले सफर के रवाना होने के 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली अपनी आइस वार्निंग मिलने शुरू हो जाती है। यानी कि जिस रास्ते से ये टाइटैनिक जा रहा था वहाँ पे आइस मौजूद है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है। इस वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने 2 बार रास्ते बदलता है, लेकिन ये अपनी स्पीड को कम नहीं करती है। इसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। ये जहाज इतनी तेजी से अपने मंजिल की ओर बढ़ता रहता है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग इस जहाज को दी जाती है, लेकिन कैप्टन इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। इस 14 अप्रैल की रात की खास बात यह था कि उस दिन चांद बाहर नहीं आया था। जहाज के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पे होता है। यहाँ पर किसी को बैठा कर रखा दिया जाता है हमेशा, ताकि वो देख सके कि जहाज के सामने क्या है। तो जो बंदा इस पॉइंट पे बैठा था तो उसे काफी ठंड को झेलना पड़ रहा था। रात के 11:39 में फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा इस क्रूज नेस्ट में बैठा है। ये अचानक से अपने सामने को देखता है एक बड़े से पहाड़ को, जो कि आइस का था। ये जल्द ही 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग उसे सुन सके। फिर कॉल करता है ऑफिसर्स को, चिल्ला के कहता है सामने हमारे एक आइस के पहाड़ है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर ये जहाज आइस पहाड़ से टकरा जाता है। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible a big ship like that could sink. It sank very quickly. ये आइस का पहाड़ भी कोई छोटा मोटा आइस का पहाड़ नहीं था। लेंथ में 200 व 400 फीट था, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था। इस आइस पहाड़ का वजन 1.5 मिलियन टन। आइस पहाड़ के साथ ये टकराव जहाज के आगे के राइट साइड का था। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइस के साथ टकराते चला गया। इसकी वजह से शिप के कुछ बॉडी में छोटे छोटे छेद हो गए। आप सोच रहे होंगे कि कोई भी बर्फ किसी मेटल को कैसे काट सकता है, लेकिन यदि हम देखें कोई भी मेटल की बनी गाड़ी यदि कोई पेड़ से टकराता है तो कार चकनाचूर हो जाता है। तो इसीलिए ये आइस पहाड़ इतना बड़ा था, इसका वजन इतना था कि ये टाइटैनिक जहाज को नुकसान पहुंचा देता। टकराव के कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्चर तुरंत जाते हैं ये देखने के लिए कि ये जहाज को आखिर कितनी चोट पहुंची है इस टकराव की वजह से। और उन्होंने जब देखा तो ये रियलाइज किया कि जहाज तो डूब जाएगा। वे कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। ये देखकर उन्हें लगता था कि ये जहाज कभी भी नहीं डूब सकता है। वीडियो के शुरुआत में मैंने ये कहा था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता है, क्योंकि इस जहाज के सेफ्टी फीचर काफी अच्छे थे। इस जहाज के 2 मेन सेफ्टी फीचर्स थे जिससे इसे कहा जा सकता था कि ये कभी भी नहीं डूब सकता। पहला कि ये जहाज में डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो जहाज के मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है इस जहाज में 2 लेयर लगी हुई है। यदि नीचे से एक लेयर टूट गई है तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा, जो पूरी शिप की मेन बॉडी है वो 16 अलग अलग पार्ट में कर बनाया गया है। और यदि वो 16 में से 4 कंपार्टमेंट में यदि पानी से भर जाता है तो ये जहाज ऊपर तैरता रहेगा। लेकिन आइस से इस जहाज का जो टकराव हुआ था वो असल में शिप के साइड में हुआ था। तो वो जो डबल बॉटम हल था वो किसी भी काम का नहीं, क्योंकि साइड में तो सिंगल लेयर ही बनी थी। और दूसरा, वो टकराव इतना ज्यादा था कि 16 में से
6 बॉक्स पानी से भर गया। लिमिट 4 तक थी और 6 बॉक्सों में पानी भर गया था। और 6 बॉक्सों में पानी भरने का मतलब यह है कि ये जहाज अब डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। ये कभी भी ना डूबने वाला जहाज भी अब ये डूब जाए। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को एक डिस्ट्रिक्ट कॉल भेजो एक रेडियो पे, जो आसपास में शायद जो जहाज होंगे वे हमारे रेडियंस को पकड़ के हमें बचाने आ जाएंगे। 20 मिनट बाद RMS कारपेथिया, एक जहाज जो कि टाइटैनिक के पास मौजूद था, वही सिग्नल को पकड़ लेता है और ये जहाज टाइटैनिक की ओर मुड़ जाता है टाइटैनिक को बचाने के लिए। प्रॉब्लम बस ये था कि ये जहाज पास था लेकिन 107 किलोमीटर दूर, और ये अपनी फुल स्पीड में भी यदि चलेगा टाइटैनिक की ओर तो इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लग जाएंगे। तो क्या 3.5 घंटे में टाइटैनिक का जहाज बचा रह सकता था? ताकि क्रू मेंबर्स हवा में रॉकेट जलाते हैं ताकि यदि कोई आसपास में जहाज होंगे तो वे इन्हें बचाने आ जाएंगे। लेकिन कारपेथिया जहाज के अलावा और किसी भी जहाज से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर को अब बचाया जाए शिप में मौजूद लाइफ बोट की मदद से। प्रोटोकॉल के मुताबिक औरतों और बच्चों को पहले भेजा गया लाइफ बोट में, और यदि जहाज में बैठे पैसेंजर की बात की जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर पैसेंजर मानते थे कि ये जहाज कभी भी नहीं डूबने वाला है, क्योंकि जो कंपनी ने एड निकाली थी वो बार बार यही कह रही थी। इसी वजह से जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई तो उसमें टोटल कुल 65 लोगों की सीट थी, लेकिन कुल 28 लोग ही नीचे उतरते हैं। आधी बोट खाली उतरी। अब जहाज में और धीरे धीरे काफी ज्यादा पानी भरता गया और धीरे धीरे पैसेंजरों को पता चला कि अब ये जहाज डूबने वाला है। जब ये पैसेंजरों को संभावना लगे कि ये जहाज अब डूब सकता है तो सभी लोग इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे पानी इतना ज्यादा भर चुका था इस जहाज के आगे कि जहाज का आगे वाला हिस्सा पानी में डूब जाता और पीछे वाला हिस्सा पानी से ऊपर उठ जाता। और इस तरह जहाज होने के बाद लोग काफी ज्यादा लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट काफी कम थी इस जहाज में, सिर्फ 20 लाइफ बोट थी इस जहाज में, जिसमें कुल ज्यादा से ज्यादा 1200 लोग ही नीचे उतर सकते थे। लेकिन इस जहाज में कुल 2200 लोग थे। रात के 2:05 में आखिरी लाइफ बोट इस जहाज से उतारी गई नीचे पानी में, लेकिन जहाज में अभी भी कुल 1500 लोग मौजूद थे। आई विटनेसेस के हिसाब से करीब 2:20 में जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है और फिर ये धीरे धीरे पूरा पानी के अंदर डूब जाता है। 3 घंटे भी नहीं लगते हैं ये कभी ना डूबने वाले जहाज को पानी में डूबने। जो जहाज पर कुल 1500 लोग थे वे या फिर जहाज के साथ पानी में डूब गए होंगे या फिर जिन लोगों को तैरने आता था वे ठंड की वजह से मर गए होंगे। पानी का तापमान -2 डिग्री था और यदि इस टेम्परेचर पर यदि आप पानी में गिरोगे तो कुछ मिनट में ही आपकी मृत्यु हो जाएगी ठंड की वजह से। जहाज का कैप्टन स्मिथ कहा जाता है कि वे लास्ट मोमेंट तक भी जहाज को डूबने से बचाते रहे, लेकिन वे भी जहाज के साथ ही डूब जाते हैं। दूसरी तरफ कई लोग ये भी मानते थे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था खुद को गोली मार। RMS कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए निकला था वो इस लोकेशन पर पहुंचता है 3:30-4 बजे के आसपास, करीब 1 घंटे लेट जो उस जहाज पे मौजूद थे उन लोगों को बचाने के लिए। लेकिन जो लाइफ बोट में लोग निकल गए थे उस जहाज से, ये जहाज उन्हें बचा लेता है। टाइटैनिक के डूबने के बाद काफी ज्यादा बहस हुई और कुछ ऐसे अनजान बातें सामने आई जिसे देखकर सब हैरान हो गए। तो कैसा लगेगा दोस्तों यदि मैं कहूं कि उस रात एक और जहाज था टाइटैनिक के पास में ही, जो कि कुल उससे 37 किलोमीटर ही दूर था, जो कि टाइम पे पहुंच सकता था टाइटैनिक में बैठे पैसेंजरों को बचाने के लिए। और ये बात सच है और उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के टकराने से 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइस वार्निंग का इसी जहाज से टाइटैनिक को मिला था और करीब 11:15 में कैलिफोर्नियम के जहाज में जो रेडियो ऑपरेटर था वे अपने रेडियो को बंद कर देता है। वो जहाज रुक गया था, वो आगे नहीं जाना चाहता था क्योंकि आगे काफी ज्यादा खतरा था। जहाज को रोक रखा था, रेडियो बंद था, यही कारण था कि ये टाइटैनिक के सिग्नल को नहीं पकड़ पाते। लेकिन ये जहाज टाइटैनिक के इतने नजदीक था कि टाइटैनिक पर मौजूद पैसेंजर इस जहाज को देख सकता था। लेकिन ये कैलिफोर्नियम जहाज तब भी नहीं पहुंचा टाइटैनिक को बचाने के लिए जब रॉकेट उड़ाए गए। रात के करीब 12 बजे के बाद रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्नियम जहाज पे क्रू मेंबर टाइटैनिक से छोड़े गए रॉकेट को ये देखे थे और ये क्रू मेंबर्स अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को ये बात बताते भी हैं। लेकिन ये कहते हैं कि टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, वे पार्टी कर रहे हैं, वही उन रॉकेटों को छोड़ रहे हैं। और यदि कैलिफोर्नियम जहाज के कैप्टन लॉर्ड वे छोड़े हुए रॉकेट को यदि सीरियस लेते हैं तो ना जाने कितने टाइटैनिक जहाज पर मौजूद लोगों को जान बचाई जा सकती। अगले दिन जब ये अपने रेडियो को ऑन करते हैं तो इन्हें SOS कॉल मिलती है टाइटैनिक से। ये
वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुकी थी। इन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी में तैरते हुए मिलता है। जो इंक्वायरी की गई थी, इन्वेस्टिगेशन में कैलिफोर्नियम जहाज के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड पर पूरा दोष को दे दिया जाता है। लेकिन इतना बड़ा आपदा के पीछे केवल एक आदमी पर यह पूरा दोष नहीं दिया जा सकता है। और भी लोगों की गलतियां थी, जैसे कि मैंने लाइफ बोट के बारे में बताया, वो काफी कम लाइफ बोट रखी गई थी कि जो कंपनी ने इस जहाज को बनाया था उन्हें तो ये लग रहा था कि ये जहाज कभी भी नहीं डूब सकता है, तो इस जहाज में लाइफ बोट को ज्यादा रखा है क्यों जाए। इसके अलावा दूसरी चीज, जो टाइटैनिक के कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स ही नहीं करवाई थी। जिस दिन टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन कैप्टन वे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। अगली गलती थी स्टीयरिंग व्हील्स पर मौजूद रॉबर्ट हिचन्स की। उस रात जब ऊपर से संदेश आया था कि सामने एक आइसबर्ग है, तो ऑफिसर ने इन्हें कहा था कि जहाज को लेफ्ट की तरफ मोड़, लेकिन ये हड़बड़ी में आकर जहाज को और ज्यादा राइट साइड में मोड़ लेते हैं। ये उल्टी डायरेक्शन थी और ये और ज्यादा आइसबर्ग के करीब जा रहे थे, और जब तक इन्होंने अपनी गलती को माना तब तक काफी ज्यादा लेट हो गया। ब्रिटिश इंक्वायरी ने यह भी पता लगाया था कि टाइटैनिक को इतनी सारी वार्निंग दे गई थी, ये आगे काफी ज्यादा आइसबर्ग है, लेकिन ये अपनी गति को कम नहीं करता। ऐसा क्यों था? आखिर कैप्टन ने क्यों स्पीड को कम नहीं किया? इसके पीछे कई थ्योरीज बताई गई है। एक पॉपुलर थ्योरी है कि जोसेफ ब्रूस, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के, जो कि जिस कंपनी ने इस जहाज टाइटैनिक को बनाया था, उन्होंने कैप्टन स्मिथ को कहा था कि जहाज की स्पीड को कम नहीं करना है ताकि एक रिकॉर्ड टूट सके। हम ये दिखा सके कि टाइटैनिक ना सबसे बड़ा बल्कि सबसे ज्यादा तेज जहाज भी है। ये एक डिजास्टर ने पूरी दुनिया भर को बदल के रख दिया। कई सारे नियम लागू हुए जिससे कि ऐसे और कोई भी डिजास्टर ना हो। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया, जिससे कि आने वाले शिप को हमेशा वार्न किया जा सके कि आगे आइसबर्ग। हुए टाइटैनिक को सिर्फ खोजने में कुल 70 साल से भी ज्यादा वक्त लग गया था, और ये जहाज समुद्र के नीचे कुल 3.8 किलोमीटर नीचे था। ये जहाज दो अलग अलग टुकड़ों में नीचे डूबा हुआ था, और तो और ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से कुल 600 मीटर दूर थे। आज के समय ये जो शिप नीचे डूबी हुई है, ये जहाज काफी ज्यादा गलता जा रहा है। एक्चुअल में ये शिप ऐसी दिखती थी, और आज के समय में इस शिप का कुल इतना ही हिस्सा बचा हुआ है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये जहाज पूरी गायब हो जाएगी समुद्र के अंदर से। लेकिन आज के दिन 111 साल बाद भी 5 अरबपति जो नीचे इस टाइटैनिक डूबे हुए जहाज को देखने गए थे, वो भी इस टाइटैनिक की तरह ही नीचे डूब गए। यदि वीडियो पसंद आया तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।